हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ इफ़ यू वांट टू चेंज द कोर्स ऑफ योर फ्यूचर। आपने देखा होगा हम लोग कई बार क्या करते हैं कि यार मेरी परिस्थिति ऐसे ख़राब थी, यार उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, यार ये हो गया वो हो गया। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि आप ओनली यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आपके पास में ही केवल इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि आप अपनी लाइफ का कोर्स चेंज कर सकें, यानी किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ चल रही है आप वो चेंज कर सकें। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपका आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कमियां दूसरों में, गलतियां परिस्थितियों में या फिर गलतियां किसी और में निकालते रहेंगे। ठीक है, तो टेक एक्शन ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप समझिए कि आपका खुश रहना, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, आप अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, आप अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी और को क्या पड़ी है उस इंसान को खुश करने के लिए जो खुद अपनी खुशी का ख्याल नहीं रख सकता। ठीक है, आप अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और क्यों सोचेगा? कोई आपका इतना कौन हितैषी आपके पेरेंट्स के अलावा जो आपको ये सोच सके कि भाई आप सक्सेसफुल हो जाएं तो हम बहुत खुश होंगे? कोई भी नहीं है। ठीक है, सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर की दिशा चेंज करना चाहते हैं, दिशा और दशा दोनों बदलना चाहते हैं तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखो, हिंडनबर्ग, इस कंपनी का नाम हमने पहली बार सुना था कब? जब इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, यानी कि स्टॉक मार्केट है, उसमें हेरफेर करी है, उसमें अपने जो स्टॉक प्राइजेस हैं उनको मैनिपुलेट करा है। ठीक है, पहली बार नाम आया। इसके बाद में इस मुद्दे के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस, चाहे संसद हो, चाहे सड़कें हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे जितने भी मीडिया हाउसेस के डिबेट चैनल्स हैं, सब जगह इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई। ठीक है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, एक जांच कमेटी बिठाई थी स्पेशल कि ऑल्दो सेबी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सेबी के ऊपर डाउट नहीं है, बट स्टिल हम एक जांच कमेटी बिठाना चाहते हैं, और बिठाई उन्होंने। ठीक है, अब वही कुछ अभी 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था कि सेबी ने 2 मई से पहले उनसे फिर से ये इसको बढ़ाने की, कि हमें और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी डिमांड करी थी, जो कि उन्होंने 6 महीने की डिमांड करी थी। ठीक है, हालांकि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की उनको या 3 महीने की दी थी छूट, कि आप 2-3 महीने में और सब कर लो जांच और फिर सबमिट करो। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का पैसेज उससे कैसे रिलेटेड है। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल्स रिपोर्ट रेजेस फ्रेश क्वेश्चंस ऑन द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज फंक्शनिंग। बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो उन्होंने अपॉइंट करी थी ना, उसकी जो नई रिपोर्ट आई है उसने सेबी की फंक्शनिंग पर, सेबी की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़े सवाल उठा दिए हैं। ठीक है, Last Wednesday, the Supreme Court granted the Securities and Exchange Board of India more time to complete its investigation into Hindenburg Research's allegation of malfeasance. Malfeasance मतलब होता है माल प्रैक्टिस, रॉन्ग डूइंग। ठीक है, गलत कार्य करा जो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सके। किस मसले पर? जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने, ये फॉरेन की कंपनी है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और इन्होंने कहा था कि हमने शॉर्ट सेलिंग बेसिस पर इसमें अडानी में इतने शेयर्स खरीदे हुए हैं, फला शेयर्स खरीदे हुए हैं, और हमें पता है कि इनमें कब प्रॉफिट होएगा, लॉस में भी प्रॉफिट कब होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी उनकी बातें थी। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सेबी को एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं, किस चीज़ के ऊपर? मैलेफिसेंस, यानी कि रॉन्ग डूइंग। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता है कि आपको पता होता है, आप अपने हिसाब से देखो, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का जो गेम है, हमने हर्षद मेहता का नाम सुना है बहुत बार, वो भी इन्हीं सब चीज़ों से फेमस हुए थे, इन्हीं सब चीज़ों को करके उन्होंने किया था कि इन अंदर की खबरें निकाले थे, जिससे उनको पता होता है कि अब इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए कि स्टॉक्स अगर ऊपर जाएं तो भी हमें प्रॉफिट हो, स्टॉक्स अगर नीचे जाएं तो भी हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, एंड वायलेशन ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स इन अडानी ग्रुप फर्म। अब ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राइस क्या होता है कि देखो,
कोई भी कंपनी जब लिस्ट की जाती है ना, लिस्ट करना मतलब कि जब वो पब्लिक ऑफरिंग में अपने शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको मिनिमम 25% जो है प्राइजेस 25% जो शेयर हैं लिस्ट होने के 3 साल के अंदर अंदर 25% शेयर जो हैं वो जनता को, पब्लिक को ऑफर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर उनमें 25% की जनता की, पब्लिक की भागीदारी नहीं है तो वो मतलब अपने जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको वायलेट कर रही हैं, ठीक है। और ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। Ahead of court's original May 2 limit, SEBI had sought at least 6 more months, citing complexities and the need to unravel layered deals. It deemed suspicious. बोल रहे हैं कि 2 मई से पहले ही, जो कि कोर्ट की ओरिजिनल डेट थी, उनकी फाइनल डेडलाइन थी 2 मई से पहले ही उन्होंने, सेबी ने क्या किया, कोर्ट में अर्जी दायर कर दी कि हमें 6 और महीने का टाइम चाहिए। और उन्हें रीज़न क्या दिया, साइटिंग मतलब कि जो उन्हें रीज़न दिया, उन्होंने रीज़न ये कहा कि जो उनको लगता है कि ये जो डील्स हैं ये बहुत परत दर परत है, मतलब इसमें एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़ ऐसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, बहुत ज़्यादा परतें हैं इस डील्स में। और जो डील्स हमें लगता है सस्पिशियस हैं, सस्पिशियस मतलब जिन डील्स के ऊपर हमें शक है, होता है ना कि अच्छा एक ही व्यक्ति से ये कंपनी का नाम हमें अच्छे से, ये तो कुछ ऐसा फेक सा नाम लग रहा है, फर्जी सा नाम लग रहा है, अच्छा इससे इतना सारा पैसा आया हुआ है, अच्छा इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अच्छा कैसे किया है, तो उसको जांच करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं कि मतलब एक के बाद एक या तो खुलासे हो रहे हैं या फिर एक चीज़ दूसरे से लिंक्ड है, बट बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो कहते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो सस्पिशियस डील्स हैं उसके अंदर, तो हमें उसको परत दर परत खोलने के लिए और टाइम चाहिए, ठीक है। द मार्केट वॉचडॉग, वॉचडॉग मतलब नजर रखने वाला कुत्ता, नजर रखने वाला, अब सेबी को नजर रखने वाला कुत्ता नहीं बोला हुआ, लेकिन इसका मतलब है कि सेबी एक ऐसी यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर निगरानी रखती है, ठीक है। तो एक तरह से वो सेबी जो है वो एक वॉचडॉग है सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर, ठीक है, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, इन सब के ऊपर, ओके, ताकि वहां पे कोई भी गलत तरीके से फ्रॉड ना किया जा सके, इसलिए ये बनाया गया था। तो बोल रहे हैं कि ये जो वॉचडॉग है यानी कि सेबी है, हैज़ नाउ गॉट अ 3 month रिप्राइव, 3 महीने का उनको मिल चुका है एक्सटेंशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पहले कि या तो 3 या 4 months का मिला है, तो वो 3 months का उनको एक्सटेंड मिल चुका है। बट the findings of a 6-member expert panel tasked by the court to review the Indian securities markets overall regulatory and investor protection framework, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर की पैनल बनाई गई थी जिसका कार्य था कि सेबी की कार्यप्रणाली को चेक करे, सेबी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसको चेक करे, उसने कुछ सवाल खड़े किए हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन द वेक ऑफ द डिजिंग वॉलेटिलिटी इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स प्राइसेस, यानी कि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस जो है वो जितने ज़्यादा रिस्क पर आ रहे हैं ना, जितने ज़्यादा रिस्क पर आ रहे हैं और एकदम चक्कर खाते हुए हमें भी लग रहा है कि यार इतना नीचे चला गया स्टॉक मार्केट, ओ माय गॉड, और जब बंदे बेहोश हो जाते हैं, अरे यार मेरा पैसा डूब गया, तो वैसे ही कि इतना ज़्यादा उसका पेचीदगी आ रही है अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस में, डू नॉट इंस्पायर मच होप फॉर एन एक्सपीडियंट क्लोजर, कि वो जो ये सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड पैनल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसने सेबी की कार्यप्रणाली के ऊपर और क्यों किया गया था ये, क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहा था और उसको चेक करने के लिए कि सेबी ने अभी तक इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया या सेबी ने अभी तक इसको क्यों नहीं जांचा परखा, तो उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाई गई थी और उसकी जो रिपोर्ट है उससे हमें हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से इस मसले को क्लोजर की उम्मीद नहीं दिख रही, यानी कि ये मसला बहुत जल्दी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कि जो उन्हें 3 months का टाइम उनको दिया है ना, तो जो पैनल है उसको नहीं लगता कि 3 months में भी ये कंप्लीट कर पाएंगे। ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म ऑफ रेफरेंस, जो उनका सबसे मुख्य रेफरेंस का पॉइंट था, जो कि क्या था, रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद द एलिजिड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लॉ इन रिलेशन टू द अडानी ग्रुप और अदर कंपनीज, कि जो रेगुलेटरी फेलियर यानी कि जांच पड़ताल और ऊपर नजर रखने वाला, निगरानी वाला जो उनका फेलियर हुआ है सेबी का, किस मुद्दे पर, कि कथित तौर पे जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, उल्लंघन किया गया है सिक्योरिटीज मार्केट के लॉज का,
और किस किस कंपनी द्वारा, अडानी ग्रुप या फिर ऐसी ही किसी और कंपनी द्वारा, इसके ऊपर उनका मुख्य रेफरेंस था, इसके ऊपर जांच करनी थी। तो द कमिटीज फाइंडिंग्स आर फार फ्रॉम एम्फेटिक, बोल रहे हैं कि जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, यानी कि कमेटी को जो नजर आया, जो दिखा, ठीक है, वो अभी हकीकत से बहुत दूर है। यानी कि जो उनको नजर आ रहा है वो जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली होनी चाहिए उससे बहुत ही अलग थलग है, बहुत ही दूर है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, अगर बात करें स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की, फॉर इंस्टेंस SEBI told the Justice A.M. Sapri led panel that 849 automated alerts were thrown up। बोल रहे हैं कि सेबी ने जस्टिस A.M. सप्री, यानी कि वो जो 6 मेंबर्स का पैनल बनाया है उसमें हेड कौन है, A.M. सप्री हैं। तो A.M. सप्री लेड पैनल को सेबी ने क्या बताया, ये बताया कि 849 ऑटोमेटेड, मतलब ऑटो जनरेटेड, यानी कि जैसे आप अपने सपोज करो आप मोबाइल से अपने गूगल पे में लॉगिन करने के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए एक्सेस करते हैं, तो आपके पास एक ऑटो जनरेटेड OTP या कुछ आ जाता है ना, या फिर मैसेज आ जाता है कि आपने इतना पैसा किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर किया है, राइट, या आपके अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। ये क्या है, ये कोई पर्सन तो आपको मैनुअली नहीं भेज रहा है, ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो वैसे ही 849 ऑटो जनरेटेड अलर्ट्स आए थे उनके पास, वर थ्रोन बाय स्टॉक एक्सचेंजेस इन द 57 मंथ्स अप टू दिसंबर 2022। बोल रहे हैं दिसंबर 2022 तक 57 महीनों में 849 ऑटोमेटेड अलर्ट्स आए थे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, ठीक है, उनके पास, रिजल्टिंग इन 4 रिपोर्ट्स, जिसमें हमने 4 रिपोर्ट्स बनाई थी। द फर्स्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स इन सितंबर 2020, सबसे पहली जो रिपोर्ट थी वो सितंबर 2020 में आई थी, ठीक है, अट्रैक्टेड सेबीज अटेंशन टू सम कॉमन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसमें सेबी का ध्यान किस ओर गया कि कुछ कॉमन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, होल्डिंग शेयर्स अक्रॉस द अडानी ग्रुप, जो कि अडानी ग्रुप में शेयर्स उनके पास थे, मतलब उन्होंने अडानी ग्रुप में शेयर्स खरीदे थे। जक्सटपोजिंग दिस विद अर्लियर कंप्लेंट्स, जो पहले की कंप्लेंट्स थी उसकी तुलना में उसके साथ तुलना में ये कंपैरिजन किया जा रहा था, ठीक है। सेबी कमेंस्ड अ फॉर्मल प्रोब, मतलब पहले की कंप्लेंट्स की तुलना में उन्होंने क्या किया, सेबी ने एक फॉर्मल प्रोब, एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी ऑन पोटेंशियल वायलेशन ऑफ द 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इन अक्टूबर 2020, यानी कि सितंबर में उनकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने पाया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इसी की वजह से उन्होंने सेबी ने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद जो अडानी ग्रुप है वो 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो है, जो नियम है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। और ये उन्होंने प्रोब कब स्टार्ट करा, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट करा, अक्टूबर 2020 में, ठीक है। सेबी साइटेड अडानी एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग डेटा टू द पैनल एंड सेड नो मैनिपुलेशन वाज फाउंड। अब इस बात को ध्यान रखना कि सेबी ने की इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने अक्टूबर 2020 में की थी, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की सारे ट्रेडिंग डेटा को चेक करा और उनके अनुसार इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं पाया गया, ठीक है। बट सच एनालिसिस was स्टिल अंडरवे फॉर अदर ग्रुप स्टॉक्स, लेकिन ऐसे एनालिसिस जो बाकी ग्रुप्स हैं अडानी के या फिर दूसरे उसके समकक्ष जो या संयोगी जो होते हैं ना पार्टनर्स की, अडानी, हमने अडानी एंटरप्राइज की बात करी, अडानी और भी चीज़ों में होगा, तो या फिर और कोई कंपनीज हैं, तो उनके जो अभी तक स्टॉक्स हैं वो अभी अंडरवे हैं, मतलब अभी उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है। कंपेलिंग द पैनल टू कंक्लूड दैट प्राइमा फेसी इट वोंट बी पॉसिबल, बोल रहे हैं कि जिससे जो पैनल है वो मजबूर हो गया इस बात को कंक्लूड करने में, इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने में कि जो प्राइमा फेसी है, यानी कि जो सफिशिएंट फैक्ट्स हैं, इस्टेब्लिश फैक्ट हैं, ठीक है, या फिर जाहिर तौर पर जो इन फैक्ट्स को देखा जाए तो जाहिर तौर पर इट वोंट बी पॉसिबल टू से देयर हैज़ बीन अ रेगुलेटरी फेलियर, यानी कि जो अगर हम इन फैक्ट्स को देखते हैं तो उनके तौर पर, उन फैक्ट्स को देखने के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये कहना मुश्किल होगा कि कोई भी रेगुलेटरी फेलियर हुआ है वहाँ पे, ठीक है।
इवन एज इट स्ट्रेस्ड दैट इन्वेस्टिगेशंस मस्ट बी टाइम बाउंड। लेकिन फिर भी उन्होंने ये तो कहा कि सेबी की तरफ से हमें नहीं लगता कि कोई भी फेलियर हुआ है रेगुलेटरी, क्योंकि उनने जैसे ही सितंबर में उनके पास पहली रिपोर्ट आई, उन्होंने अक्टूबर में प्रोब स्टार्ट कर दिया और अक्टूबर में उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अभी जांच जारी है। ठीक है, तो उनने बोला कि अब हमें नहीं लगता कि कोई रेगुलेटरी फेलियर हुआ है, बट फिर भी जो भी कार्रवाई है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। ठीक है, आपने अडानी की कार्रवाई तो जल्दी कर दी, लेकिन बाकी ग्रुप्स की भी आप हम 2023 में इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अभी तक तो कार्रवाई बाकी ग्रुप्स पे भी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इस बीच में और 849 जनरेट हो गए होते तो फिर आप उनकी कार्रवाई कब करेंगे, राइट? तो टाइम बाउंड होनी चाहिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन। Even on the probe into the public shareholding and related party transactions flagged by Hindenburg, बोल रहे हैं कि और जो भी इनके ऊपर प्रोब है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो पब्लिक शेयर होल्डिंग पे चल रही है या फिर इनके समकक्ष जो इनकी सहयोगी पार्टीज हैं उनमें जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसके ऊपर हिंडनबर्ग ने क्वेश्चन मार्क उठाए कि इनकी जो सहयोगी है, सपोज करो अडानी के कोई पार्टनर कंपनीज है या चैनल पार्टनर कंपनीज है, उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसमें भी हेरफेर हुई है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। तो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है, द पैनल्स इन्फ्रेंस इज कॉशियसली वर्डेड एंड हिंट्स एट इट्स ओन टाइम कंस्ट्रेंट्स, कि उनने ये कहा कि बोल रहे टाइम बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि पैनल ने कहा, बहुत ध्यानपूर्वक ये कहा कि हमारे पास भी भाई समय की कमी है, आपके पास भी समय की कमी है, इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, इन दीज सर्कमस्टांसेस it would not be possible to return a finding of the regulatory failure। बोल रहे हैं इस circumstances में, अब जो circumstances हैं इनमें हम रेगुलेटरी फेलियर की जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको वापस नहीं कर सकते, उन पर वापस नहीं जा सकते। ठीक है, देयर इंडीड हैज़ टू बी अ कोहेरेंट इन्फोर्समेंट पॉलिसी, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक व्यापक तौर पे इन्फोर्समेंट पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, the key reason for SEBI drawing a blank in attempts that began in 2020 and revived after the Hindenburg report, बोल रहे हैं कि जो मुख्य कारण है जिसमें सेबी जो है वो फेल हुआ है फाइंड आउट करने में, क्या फाइंड आउट करने में, जो भी इनके ऊपर आरोप लगे थे अभी तक, है ना, उनके ऊपर, जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ थे और दोबारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में दोबारा चर्चा में आया, टू आइडेंटिफाई द 42 ultimate beneficiaries behind 13 FPIs with sizable stakes in Adani Group। बोल रहे हैं कि इनका जो फेलियर हुआ है कि वो 42 अल्टीमेट बेनिफिशरीज जो हैं, जो फाइनल बेनिफिशरीज हैं इन 13 FPI फॉरेन फंडेड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इन 13 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पीछे जो 42 अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं जिनका काफ़ी मात्रा में स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, इज दैट द रेगुलेटर हैज़ इटसेल्फ ट्वीक्ड द FPI नॉर्म्स इन 2019 टू मेक दिस ऑब्फस्केशन पॉसिबल। बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद ही इस लॉ के अंदर कुछ हेरफेर करी है, कुछ छेड़छाड़ करी है, यानी कि कमज़ोर करा है इसको, जिससे कि क्या हुआ 2019 में, जिससे कि क्या हुआ इस तरीके के अनक्लियर कर देने वाले एक्शंस, यानी कि अनक्लियर एक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो पाए, यानी कि अब उसमें परत दर परत कुछ चीज़ें छुप गई हैं, अब वो हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपने नियम ऐसे बना लिए कि आप उसको लेयरिंग के अंदर छुपा सकते हैं, राइट? Such a self-inflicted chicken and egg situation with capricious legislation diverging from enforcement is rare and must trigger a closer look at SEBI's approach to its key mandate of protecting investor। बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो खुद से बनाई हुई अंडे और मुर्गी के अंडे वाली जो स्थिति है उसको क्या करना चाहिए, इस तरीके की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। ठीक है, और मस्ट ट्रिगर अ क्लोजर लुक, और इससे हमें सेबी की जो कार्य करने की प्रणाली है या सेबी का क्या नज़रिया है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल उठ खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सेबी मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट द अडानी ग्रुप फर्म्स। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ज़्यादा टाइम क्यों दिया अडानी ग्रुप की फर्म्स की इन्वेस्टिगेशन करने में? क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा कि भाई हमें और टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो हमें सस्पिशियस लग रही हैं डील्स, वो बहुत ज़्यादा परतों के अंदर छुपी हुई हैं, हमें उनकी परतें खोलने में टाइम चाहिए, राइट?
सेबी रिक्वेस्टेड मोर टाइम बिकॉज ऑफ अ नीड टू कंडक्ट मोर इंटरव्यूज, ताकि वो और इंटरव्यूज कंडक्ट कर सके। द सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल फाइंडिंग ऑफ सेबी, कि सुप्रीम कोर्ट जो सेबी ने इनिशियल रिपोर्ट सबमिट करी है, इनिशियली उनकी शुरुआती जांच में जो चीज़ें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट उससे खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, जो कि गलत है। ठीक है, सेबी नीडेड मोर टाइम ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ the case and to unravel what is deemed suspicious and layered deals। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। द अडानी ग्रुप रिक्वेस्टेड अ डिले इन द इन्वेस्टिगेशन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, अडानी ग्रुप ने नहीं रिक्वेस्ट करी कि और ज़्यादा डिले करो इन्वेस्टिगेशन में। What was the conclusion of the 6-member expert panel's review of Indian securities markets overall regulatory and investor protection framework? The panel determined that there was a clear regulatory failure. Panel ने बोला और कहा कि इसमें बिल्कुल साफ तौर पे कोई रेगुलेटरी फेलियर था, जबकि हमने देखा कि उन्होंने बोला कि रेगुलेटरी फेलियर तो हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, द पैनल वॉज एम्फैटिक अबाउट द वायलेशंस बाय द अडानी ग्रुप, की पैनल जो है वो काफ़ी एम्फैटिक था कि अडानी ग्रुप के जो वायलेशंस हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, द पैनल्स फाइंडिंग अबाउट द रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद एलिज्ड कंट्रोवर्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लॉ वर इन कंक्लूसिव, यानी कि वो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए जो भी उनने पैनल की फाइंडिंग्स थी उनसे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज, What can be inferred about SEBI's approach to its mandate of protecting investors? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार क्या कहा जा सकता है कि सेबी का क्या अप्रोच है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, SEBI has been efficient in safeguarding investors by promptly detecting potential stock price manipulation, कि SEBI बहुत कारगर साबित हुआ है, SEBI ने बहुत इफेक्टिवली अपने सारे इन्वेस्टर्स को सेफ करने के लिए बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है, चाहे उनको हल्का सा भी स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन दिखता हो तो भी। ठीक है, SEBI's approach टू प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, सेबी की अप्रोच जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है, यानी कि वो लगातार टाइम टू टाइम बेसिस पर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही भरोसेमंद है, जो कि नहीं है। सेबी हैज़ बीन नेग्लिजेंट इन इट्स मैंडेट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, की सेबी बहुत ही नेग्लिजेंट, मतलब इग्नोर मार रहा है कि हमें क्या पड़ी है, हम क्यों करें उसको प्रोटेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी अप्रोच शायद थोड़ा और उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। SEBI's approach might require reconsideration due to the potential discrepancy between its legislation and enforcement, यानी कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेबी के कार्यप्रणाली के, या फिर जो सेट पैटर्न उनको फॉलो करना है, ठीक है, उसकी बजाय जो जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी वजह से सेबी को अपनी अप्रोच को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, यानी कि दोबारा उस पर पुनर्विचार करके, दोबारा विचार विमर्श करके अपना कार्यप्रणाली को चेंज करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What conclusion did Justice A.M. Sapri-led panel reach regarding the stock price manipulation investigation? कौन से नतीजे पे पहुंचे जी A.M. Sapri? ठीक है, देखते हैं। The panel couldn't definitively conclude there has been a regulatory failure. ये तो सही है कि वो एकदम सुनिश्चित तौर पे नहीं पहुंच पाए कि कोई रेगुलेटरी फेलियर हुआ है। ठीक है, द पैनल फाउंड एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी फेलियर, की उनको एविडेंस मिला रेगुलेटरी फेलियर का, जो कि गलत है। ठीक है, द पैनल कंफर्म दैट सेबी सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड ऑल पोटेंशियल वायलेशंस, ये भी गलत है। उन्होंने बोला कि इस केस में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, बट स्टिल कोई भी इन्वेस्टिगेशन वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बाकी अभी हम फर्म्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, द पैनल फाउंड सब्सटैंशियल एविडेंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, पैनल को बहुत बड़े सबूत मिले हैं स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के, जो कि गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. Don't throw away a decent offer in pursuit of pie in the sky. बोल रहे हैं कि एक अच्छा खासा ऑफर आप गवा मत दीजिए इस विचार में कि आपको आसमान में जो है एक पाए मिलने वाला है। जैसे आप ये समझो कि आसमान में पाए आपको मिल सकता है, आसमान में आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है, वैसे ऐसा होता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जो हो ही नहीं सकती, राइट। तो आप किसी ऐसे, कई बार होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छी भले उनका अच्छा खासा पैकेज लगा हो, लेकिन भाई हमने
बाकी हमारे फ्रेंड्स सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, जबकि आपको खुद को पता है कि आप इतने डेडिकेटेडली पढ़ने में कामयाब नहीं हो सकते, आप इतना डेडिकेटेडली एफर्ट नहीं लगा सकते। तो जो आपके हाथ में है आप उसको ग्रैब करो, उसमें अच्छा परफॉर्म करो, है ना। लेकिन नहीं, वो यूपीएससी करना चल जाते, फिर 6 साल बाद 4 साल बाद जब उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि यार फिर वो किसी छोटी सी कंपनी में 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे होंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक अच्छा खासा ऑफर था, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? एक ऐसी चीज़ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इन द स्काई मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है समथिंग वेरी स्मॉल, कि बहुत छोटी सी किसी चीज़ के लिए। समथिंग नॉट पॉसिबल, समथिंग कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड यानी कि जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और एन ईजी सिचुएशन, बड़ी ही आसान सिचुएशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी समथिंग नॉट पॉसिबल। ही डिसाइडेड टू डैश अ न्यू बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। अब कोई एक नई बुक कर रहा है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, तो क्या कर रहा होगा? या तो ही डिसाइडेड टू रीड अ न्यू बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, या फिर ही डिसाइडेड टू राइट अ न्यू बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, राइट। तो क्या होगा? अब ये राइट तो लेफ्ट राइट वाला राइट है, राइट, लेफ्ट राइट वाला राइट है। ये राइट है मतलब लिखना, ठीक है। ये राइट है कोई रिचुअल, जैसे उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए गए उसकी फैमिली द्वारा, या फिर दीज राइट्स वर परफॉर्म्ड बाय हर ब्रदर, ठीक है। तो मतलब वो रिचुअल्स वाला। और ये राइट WRIGHT, ये है कोई मेकर या बिल्डर, ठीक है, उस तरीके का कोई चीज़, ठीक है। तो ये वो वाला राइट है। तो यहाँ पे कौन सा होएगा? अगर आप एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कोई बुक रीड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप राइट कर रहे होंगे। कौन सा राइट होगा? लिखने वाला राइट। ऑप्शन बी राइट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि S1 और S4 दो सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। इसके बीच में S2 और S3 आएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए, P, Q, R और S, ठीक है। अब पहले हम S1 को पढ़ते हैं। द न्यू एम्प्लॉय सीम्ड एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट डे एट वर्क, ठीक है। कोई नया एम्प्लॉय है, वो बड़ा एक्साइटेड है अपने पहले दिन के लिए जॉब पे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे शी फेल्ट वेलकम्ड एंड वॉज ईगर टू लर्न मोर। यानी कि उसने इन 2 स्टेटमेंट्स में हमने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि उसने ये सीखा, ठीक है। इनके साथ में मतलब उसने अपना वर्क सीखा, क्योंकि उसको और सभी लोगों ने उसका अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है वेलकम्ड एंड वॉज ईगर टू। और पहली बात तो उसको अपने लिए अच्छा फील हुआ कि उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट करा, तो शी फेल्ट वेलकम्ड। और दूसरी चीज़, उसने आज के दिन में काफ़ी चीज़ें सीखी, इसलिए वो और ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर है, उत्सुक है, ठीक है। शी मेट हर कलीग्स हु वर फ्रेंडली एंड ईगर टू हेल्प, ठीक है। वेलकम्ड पता चल गया कि वो दोस्तों से मिली जो कि फ्रेंडली थे और उसको हेल्प करने के लिए काफ़ी तत्पर थे, यानी कि सब उसका बढ़ चढ़ के साथ दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, ठीक है। यानी कि उसको वेलकम फील हुआ। दूसरा, वॉज ईगर, हमें अब देखना है ईगर टू लर्न मोर। ड्यूरिंग लंच शी डिस्कवर्ड अ न्यू रेस्टोरेंट नियर बाय, यानी कि उसको लंच के दौरान पास में एक नया रेस्टोरेंट है, उसके बारे में पता चला। अब वो न्यू एम्प्लॉय है, हो सकता है वो उस लोकेशन पर फर्स्ट टाइम आई हो, तो नया है रेस्टोरेंट, पुराना है रेस्टोरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा ना जो पहले से काम कर रहा है, उसको अब जाके पता चला कि 1 महीने बाद कि अरे हमारे यहाँ पे तो नया रेस्टोरेंट खुल गया है, राइट। तो इसका इस स्टेटमेंट से और इससे वैसे भी ईगर टू लर्न मोर से तो इस स्टेटमेंट का कोई मिलता जुलता कनेक्शन बन नहीं रहा, ठीक है। इससे कैसे पता चलेगा कि उसने कुछ सीखा है आज के दिन में, राइट। तो क्यू तो वैलिड नहीं है। हर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूस टू हर टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। उसका सुपरवाइजर जो था उनने उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, आपके जॉब में आपको ये करना है, ये करना है, ये काम है, उन सब से उसने उसका परिचय कराया। अब आपको कोई चीज़ उनसे परिचय कराया जाएगा, आपको पता चलेगा कि मुझे ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, तो किसी ना किसी बुक में आपकी क्यूरियोसिटी आएगी, किसी ना किसी बुक में आपकी उत्सुकता आएगी। अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ कर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो आप उसको और जानना चाहेंगे, राइट। तो ये भी एक रेलेवेंट सब्जेक्ट है, ये भी एक रेलेवेंट लाइन है ईगर वाली लाइन से, कि ईगर टू लर्न मोर से, ठीक है। ईगर टू लर्न मोर से ये रेलेवेंट है। आगे देख लेते हैं।
शी प्लेड अ फ्यू गेम्स ऑन हर फोन वाइल टेकिंग अ ब्रेक, कि वो उसने गेम्स खेले कुछ, जब वो ब्रेक ले रही थी तब उसने कुछ गेम्स खेले अपने फ़ोन पे। तो इससे क्या आपको गेम्स खेल के क्या आपको एक वर्क प्लेस में और ईगरनेस हो सकती है करने की? नहीं हो सकती ना। आपको अगर वर्क प्लेस में गेम्स खेल रहे हो आप, तो आपको बोरियत फील होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पे पी और आर स्टेटमेंट रेलिवेंट है, क्यू और एस स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, पी एंड आर करेक्ट। हमें स्टेटमेंट दिया है, इसमें अगर कोई एरर है तो हमें वो बताना है, अगर नहीं है तो नो एरर सेलेक्ट करना है। द हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। अब देखो, एनिमीज का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी के बंकर के ऊपर होवर कर रहा था, मतलब मंडरा रहा था, तो एकदम डायरेक्टली उनके बंकर के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट की बजाय क्या आएगा? एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली ओवर देयर बंकर, राइट। समझ में आ गया क्यों आएगा? क्योंकि दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं होवर एग्जैक्ट, ऑप्शन डी में एरर है, होवर्ड एग्जैक्टली होगा। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। बोल रहे हैं कि मैंने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लेसेस विजिट करी हैं, मैं बहुत जगहों पे घूमा हूँ इंडिया में, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट, मतलब यहाँ पे अभी तक नहीं गया हूँ, राइट। तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, हैव से स्टार्ट हो रहा है, आई हैव, यानी कि मैं कहीं गया हूँ। तो अब जब हम इसका दूसरा नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हैवंट आएगा, आई हैवंट, ठीक है। अब विजिटेड, आई हैवंट विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट, राइट। अब देखो हैवंट बीन विजिटिंग, अब बीन विजिटिंग और हैवंट बीन विजिटिंग, तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में हो गया, ये तो यहाँ पे वैलिड नहीं है। डिडंट विजिट, ये पास्ट का है, ये भी यहाँ पे नहीं है। हैव नॉट, कि अभी तक, मतलब पहले भी कभी नहीं गया और अभी तक भी नहीं गया, राइट। तो आई हैवंट विजिटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड येट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। She had resigned from the post before he apologized, यानी कि उसने रिजाइन कर दिया। अब had है, had पास्ट का फॉर्म है, had के साथ में जो वर्ब फॉर्म भी आएगा वो भी पास्ट में आएगा। She had resigned from the post before he apologized, यानी कि उसके माफी मांगने से पहले ही उसने रिजाइन कर दिया था। तो she had resigned, ऑप्शन ए में एरर है, रिजाइन की जगह क्या आएगा? रिजाइंड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है, स्पेल नौशिया। नौशिया मतलब क्या होता है? देखो नौशिया मतलब होता है जब आपको थोड़ी सिकनेस सी, वॉमिटिंग सी फील होती है ना। आप सपोज करो समुद्र में जा रहे हो, तो समुद्र में कई लोगों को सी सिकनेस या फिर वॉमिटिंग वो हो जाती है, चक्कर आ रहे होते हैं, उसको बोलते हैं नौशिया। अब सिर्फ समुद्र की बात नहीं, कई लोगों को हाइट पे आते हैं, कई लोगों को वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो गया तो फील होता है, ठीक है, नॉशियस फील होता है। नॉटी, नॉटी मतलब शैतान, ऑब्वियस सी बात है, पता है सबको, है ना। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक वो व्यक्ति जो बड़ा ही नेचुरल है, ठीक है, बड़ा ही काम है। नॉटिकल, नॉटिकल एक मेजरमेंट का तरीका होता है कि जैसे हम समुद्र में शायद जाते हैं तो उसमें मेजर करते हैं, एक मेजरमेंट का मेथड है, राइट। तो यहाँ पे नौशिया के स्पेलिंग होते हैं NAUSEA, नौशिया, ना कि CEA, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो स्पेलिंग इनकरेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। अब आपके कमांडर हैं, उनने आपको ऑर्डर दिया है, आप सपोज करो टीचर हैं आपके, उनने आपको ऑर्डर दिया है कि आप चुपचाप बैठो, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? सिट क्वाइटली, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, या टीचर सेड टू द स्टूडेंट, राइट। तो मार्च ऑन, ये देखो ये है एक्शन, एक्शन पहले आ जाएगा, मार्च ऑन। अब किसी को आप मार्च ऑन कर रहे हैं तो एक एक्सक्लेमेशन है, मार्च ऑन। फिर द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, ठीक है, मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, राइट। दे सील्ड ऑल अनऑथराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे। अब क्या किया गया है? सील करा गया है। तो सील क्या हुआ? ये हो गया एकदम हमारा एक्शन वर्ब, राइट।
किसके ऊपर सब्जेक्ट क्या है, ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स, अब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे, ऑल द अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे वर सील्ड, ठीक है, ऑन द हाईवे वर सील्ड, ऑल अनऑथोराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे वर सील्ड, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट आवर डिमांड्स, बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो अब इसको पैसिव में चेंज करना है, डू यू थिंक तो डू यू थिंक ही रहेगा। अब किसने एक्सेप्ट करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, हमारी डिमांड्स। डू यू थिंक दैट आवर डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, पहला देखते हैं, डू यू थिंक वी विल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड नहीं मांगनी है, गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स मांगनी है, ठीक है, माननी है। डू यू थिंक दैट आवर डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप्ड, स्टीफन हॉकिंस इज वन ऑफ मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। अब जब आप सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं ना, तो मोस्ट के साथ में दी आता है, दी मोस्ट एमिनेंट, ठीक है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, आगे जो भी आपका सेंटेंस स्टेटमेंट है कि सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है। तो बाकी सब करेक्ट है, वन ऑफ द आएगा यहाँ पे, ऑफ के साथ में द आएगा, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैराजंपल का क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है, ठीक है। इन दोज अलॉटेड मिनट्स, अब देखो दोज अलॉटेड की बात कर रही है, दोज यानी कि कोई ऐसी चीज जो पहले जिसका जिक्र हो चुका है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। In those allotted minutes, the directors have the freedom to interpret the segments in their own unique way. यानी कि वो जो उनको टाइम दिया गया, उसके पास में, डायरेक्टर के पास में ये फ्रीडम था कि वो उस सेगमेंट को अपनी तरीके से, जो भी उसका यूनिक पैटर्न है, आपने देखा होगा ना, हर एक का जो भी मूवी डायरेक्टर है सबका अलग अलग तरीका है अपने नज़रिए को, फिल्म को पोर्ट्रे करने का। संजय लीला भंसाली, उनके में बहुत ज़्यादा ग्रैंड सारी चीज़ें होती हैं, तो वही राजू हिरानी है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ लेके चलते हैं। वही विदुर विनोद चोपड़ा है, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स बेस पे काम करते हैं, जो असल में हमारे समाज का आईना है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हर एक डायरेक्टर का अलग अलग जॉनर है, तो वही वो कह रहे हैं कि इस वो जो उनको अलॉटेड टाइम है, अलॉटेड मिनट्स हैं, उसमें डायरेक्टर्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने जॉनर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी उनका यूनिक वे है उस अकॉर्डिंग उस सेगमेंट को चेंज कर सके, इंटरप्रेट कर सके, यानी कि उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें दिखा सके। द प्ले हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स ऑफ 10 minutes ईच बाय द डायरेक्टर्स। बोल रहे हैं कि जो प्ले है वो 10 मिनट्स हर एक डायरेक्टर को दिया गया है, इस तरीके से डिवाइड किया गया। अब आपने समझ में आ गया कि दोज अलॉटेड मिनट्स, कौन से अलॉटेड मिनट्स की बात की जा रही है। ये 10 मिनट का टाइम हर एक डायरेक्टर को दिया गया है ना, इन 10 मिनट्स की बात हो रही है, ठीक है। 8 young directors, over 50 actors and 1 landmark play, हयावदना। बोल रहे हैं 8 डायरेक्टर्स हैं, 50 एक्टर्स हैं और एक बहुत ही लैंडमार्क यानी कि बहुत ही उम्दा प्ले है, ठीक है। क्या नाम है उसका, हयावदना, ये प्ले का नाम है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि इसमें हम प्ले का एक जिक्र कर रहे हैं कि एक प्ले है जिसमें 8 डायरेक्टर्स हैं, 50 एक्टर्स ने उसमें काम किया और ये बहुत ही लैंडमार्क है, ठीक है, प्ले जो है। दिस यूनिक कोलैबोरेशन इज अ ट्रिब्यूट टू द प्ले राइट गिरीश कर्नाड। और ये यूनिक कोलैबोरेशन जो 8 डायरेक्टर्स 50 एक्टर्स का ये जो यूनिक कोलैबोरेशन हुआ है, ये एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम प्ले राइटर जो थे कोई, ठीक है, जिनका नाम है गिरीश कर्नाड, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे किया गया। तो देखो हमारा जो सी स्टेटमेंट है, ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारा डी बन रहा है, ठीक है, सेकंड। क्यों? क्योंकि एक प्ले है जिसमें 50 एक्टर्स और 10 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं और ये इतना यूनिक कोलैबोरेशन इसलिए हुआ है ताकि वो श्रद्धांजलि दे सके एक प्ले राइटर को, गिरीश कर्नाड को, ठीक है। तो सी के बाद में डी आ गया।
अब प्ले के बारे में बताया गया कि ये जो प्ले है ये 10 मिनट के सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हर एक डायरेक्टर को 10 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। बी हो गया उसके बाद में, और लास्ट में आ गया ए कि उन 10 मिनट में कोई भी डायरेक्टर अपने सीन को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकता है, दर्शा सकता है, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CDBA, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, अगर आपको मैंने ये बताना है ना कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों नहीं हो सकती, देखो ओपनिंग स्टेटमेंट इसका तो मैंने आपको बता दिया कि दोज आ रहा है, यानी कि किसी चीज का पहले जिक्र हो चुका है, ठीक है। द प्ले, कोई भी प्ले है द से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस प्ले का भी पहले जिक्र हो चुका है, इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि हम किसी प्ले की पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 10-10 मिनट के हर एक सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है दिस यूनिक कोलैबोरेशन, दिस से स्टार्ट हो रहा है यूनिक कोलैबोरेशन, यानी कि ये जो यूनिक कोलैबोरेशन है, यानी कि इसमें भी वही चीज़ की चर्चा हो रही है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए ए, बी और डी हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ओके। एंटोनिम बताना है जी टर्बुलेंट का, द कंट्रीज टर्बुलेंट हिस्ट्री, यानी कि कंट्री का जो बहुत ही इतना स्ट्रॉन्ग हमारी हिस्ट्री है, इतनी इंटेंस हमारी पावरफुल हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, हमारी बहुत शांत, स्ट्रॉन्ग, शांत, पीसफुल, सीरीन, ठीक है। तो रेजिंग भी टर्बुलेंट का ही एक सिनोनिम है, फोर्सफुल भी टर्बुलेंट का सिनोनिम है, स्वर्लिंग भी टर्बुलेंट का सिनोनिम है। सो पीसफुल मीन्स शांत, ऑप्शन बी इज द एंटोनिम फॉर टर्बुलेंट। द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो, एक सोल्जर को बर्फ के अंदर से निकाला गया, ठीक है, डग आउट करके यानी खुदाई करके निकाला गया। डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days buried अंडर इट, और वो सोच में पड़ गए, वो उनके दिमाग में सवाल उठने खड़े हो गए कि 7 दिन बर्फ के अंदर दबे होने के बावजूद वो जीवित कैसे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे जब आप सोच में पड़ गए होंगे, आपने एक सोल्जर को निकाला, देन यू स्टार्टेड वंडरिंग, ठीक है, एंड स्नो वंडरिंग हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days। अब वंडर का मतलब होता है कि आप सोच में पड़ गए, आप इस आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लग पड़े कि कैसे ये सर्वाइव कर गया होगा, ठीक है, वो आप सोच में पड़ गए, ठीक है। अब वंडरिंग, वंडर्ड, टू वंडर ये सब एक ही की फॉर्म है, ठीक है। वॉन्डर्ड पास्ट का टेंस है। अब यहाँ पे रेस्क्यू टीम ने निकाला सोल्जर को और वो अभी चिंता में पड़े हैं, अभी सोच में पड़े हैं। टू वॉन्डर, ठीक है, कि वो उन्होंने एक कार्य किया जिसकी वजह से वो सोच में पड़ गए। टू वॉन्डर एंड मेड हिम टू वॉन्डर, यानी कि उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। और वॉन्डर भी नहीं आएगा यहाँ पे, वॉन्डरिंग आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Furthermore, make sure that you give some vivid details of the city, making it as real as possible. Furthermore से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि और ज़्यादा आपको ये करना चाहिए कि आप जो सिटी है उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल दें, मतलब छोटी से छोटी डिटेल दें ताकि वो बहुत ज़्यादा रियल लग सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ, अब ये फॉर एग्जाम्पल से बिगिन हो रहा है, या एग्जाम्पल आप तभी देंगे ना जब आप पहले कुछ समझाएंगे, तभी आपका उदाहरण देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट बिगिन्स इन अ सिटी गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी, बोल रहे हैं अगर उदाहरण के तौर पे वो किसी सिटी में शुरू हो रहा है तो उस सिटी के बारे में डिटेल्स बताओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फर्स्ट ऑफ ऑल से भी स्टेटमेंट कोई इस पैसेज का ओपनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, सबसे पहली बात तो उसको इतना स्पेसिफिक बनाओ जितना पॉसिबल है, यानी कि इतनी बारीकी से उसकी एक एक चीज़ बताओ। अभी किसी चीज़ के स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है। वाइल राइटिंग अ स्टोरी और अ नॉवल द सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब भी आप कोई स्टोरी या नॉवल लिखें तो उसकी सेटिंग जो है, किस एनवायरनमेंट में आप लिख रहे हैं, रूम में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें जो बारीकियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको स्टोरी लिखनी है, नॉवल लिखना है, तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट हमारी होगी ये, ठीक है। सेकंड हमारे हो गई कि अगर वो किसी शहर में स्टार्ट होता है, देखो डी से यहाँ पे दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ए और डी, राइट। तो हम बी और सी को तो हटा दें, हमारे ऑप्शंस लिमिट हो जाएंगे। इसके बाद में आता है कि सी, सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें हैं वो इतनी स्पेसिफिक कर दो, जितना पॉसिबल हो उतनी स्पेसिफिक कर दो, ठीक है। फिर
सी आ गया। उसके बाद आता है बी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शहर में है तो उस शहर की बारीक से बारीक डिटेल बताओ। फर्दर मोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी मेकिंग इट, और उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स बताओ कि आपको वो शहर एकदम असली लगे। हमने सुना है ना कि हम पहले की कहानियाँ जैसे सुनते हैं तो उसमें राजा का महल, उसकी एक एक चीज़, उसके महल का एक एक कमरा, हर चीज़ के बारे में इतनी डिटेल में बताया गया होता है, तभी हमें वो चीज़ें रियल लगती हैं। आप कोई नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज़ की बारीकी, कि उसके ऑफिस में उस टेबल पे एक पेंसिल रखी थी, उस पेंसिल की निब जो है वो इतनी शार्प नहीं थी, हर चीज़ बताई जाती है। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश करी गई है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है डी सी बी ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, select the option that expresses the given sentence in reported speech, ठीक है। The lawyer says my client is innocent, यानी कि लॉयर ने ये कहा कि मेरा क्लाइंट जो है बहुत इनोसेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, the lawyer says that his client is innocent, ठीक है। So the lawyer said नहीं आएगा, says आएगा। The lawyer says that his client is innocent, option B is correct। इकोनॉमिक्स, अब इसमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट, एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म नहीं बोलते, आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। ऑप्शंस देखो, प्रॉफिट तो देखो जो हम बोलते हैं ना कि ये भगवान के बंदा है, भगवान का दूत है, उनको बोलते हैं प्रॉफिट। पेट्रोनिमिक मतलब होता है कि पिता के नाम से कोई नाम लेना, जैसे हमने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनका अपना जो भी नाम होता है, जैसे राजेश है और उनके फादर का नेम है राकेश, तो वो उसको भी कैरी करते हैं, राजेश राकेश कुमार, ठीक है। उनका साउथ इंडियंस में एक मिडिल नेम जो फादर का नेम है वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। जो उनके फादर, उनका राकेश और उनके फादर का नाम रामानुजन होगा तो राकेश रामानुजम कुमार, ऐसे करके उनका नेम होता है। तो पेट्रियनिक मतलब या तो अपने फादर का या एंसेस्टर्स का, पेटर्नल एंसेस्टर्स का नाम जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करना। कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसको कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। रिलैप्स मतलब दोबारा किसी चीज में फॉल करना, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। लेथार्जी मतलब होता है, लाथार्जी नहीं होता, लेथार्जी, LETHARGY, लेथार्जी, ठीक है। LE आता है ए की जगह। लेटर बाद में। लेटरल मतलब जो बाद में एंट्री होती है, बाद में कोई आया व्यक्ति या इसके बाद में जो था। लैटिट्यूड एक दिशा का क्रमांक होता है, राइट, कि हम इतने डिग्री लैटिट्यूड पे, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, वो क्या है, हमारे अर्थ को जो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके, उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अंडरलाइंड वर्ड को हमने उसके सिनोनिम से रिप्लेस करना है। द आर्टिस्ट determination and dedication to their craft allowed them to persevere through difficult times। जो कोई आर्टिस्ट है उनका जो भी डिटर्मिनेशन है और अपने कार्य के प्रति जो डेडिकेशन है, ठीक है, उसने उनको हिम्मत दी कि वो डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू भी परसिवियर करें, यानी कि उस टाइम पे भी चले रहें, डटे रहें, काम करते रहें, परसिस्ट करते रहें। सीक्वेस्टर मतलब होता है कि आप किसी चीज को दूर कर रख रहे हैं, ठीक है। टू सेट और कीप अपार्ट। फॉरसेक मतलब टू अबैंडन। परसिस्ट मतलब परसिवियर। और एमिग्रेट मतलब अपना देश वगैरह छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। सो ऑप्शन सी परसिस्ट इज करेक्ट। Now that Mr. Krishnamurthy has retired from the company, his daughter is dash। अब इसमें हमने एक idiom fill करना है, ठीक है। In the dog house मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बड़े ही डिसग्रेसफुल या फिर बड़े ही डिसफेवरेबल सिचुएशन में है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बहुत बड़े फेमस व्यक्ति थे, ठीक है, अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार थे, और आज वो बहुत ही आम सी, साधारण सी, कई लोग जो जैसे एक
रवि किरण कोई एक्टर थे, उनके बारे में सुनने में आया था बीच में कि वो लंदन में टैक्सी चला के अपना गुजारा करते हैं, राइट। तो वो बड़ी ही विषम स्थिति में है, बड़ी ही गलत स्थितियों में फंस गए हैं, ठीक है, डिसग्रेसफुल स्थिति में है। इन द ड्राइवर सीट, यानी कि इन द ड्राइवर सीट में कोई व्यक्ति होएगा तो गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो उसकी मर्जी है, वो जहाँ गाड़ी लेके जाए चला जाए, राइट। उसका मन कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, आपका नहीं कर रहा है, बट उसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, वो चलाएगा, राइट। आप तो विनती कर सकते हो, है ना, विनती कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि अब कृष्णमूर्ति रिटायर हो गए, तो अब जो गाड़ी की ड्राइवर सीट पे कौन आ गई, उनकी बेटी आ गई, राइट। तो अब सारी की सारी कंपनी की कमान भागदौड़ किसके हाथ में, उनकी बेटी के हाथ में। सो इन द ड्राइवर सीट, इन द लैप ऑफ लग्जरी, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, यानी कि आप लग्जरी की गोद में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास सब कुछ अच्छा है। इन द पिंक, यानी कि बड़ी ही अच्छी सेहत में, राइट, बड़ी ही अच्छी सेहत है आपकी। तो यहाँ पे उनकी बेटी की सेहत नहीं अच्छी, वो लग्जरी की गोद में नहीं बैठी है, वो ड्राइवर सीट पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Therefore, I firmly believe that this curriculum be extended to all schools. इसलिए मैं बहुत strongly इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैं बहुत strongly ये मानता हूँ कि ये जो करिकुलम है ये बाकी स्कूल्स में भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। अब ये देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन है, ठीक है, तो कोई घटना हुई होगी उसी के कंक्लूजन के तौर पे ये कहा जा रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम। बोल रहे हैं कि मेरा मानना है कि इंडिया एक देश के तौर पे यहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम होना चाहिए। दे आर अ डिजेक्टेड लॉट एंड विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस करिकुलम। ये जो है ये डिजेक्टेड है, यानी कि इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, और ये क्या है, इनके लिए हमें ये करिकुलम इनको ज़रूर देना चाहिए ताकि इनको इससे बेनिफिट हो सके। इट इज़ रियली नीडेड फॉर यंगर जनरेशन। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे करिकुलम का जिक्र हुआ जो कि हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, या हैप्पीनेस बढ़ाने वाले करिकुलम के बारे में जिक्र हुआ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो गया डी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डिजेक्टेड लॉट है, ठीक है, और इनको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ आ गया कि देयरफॉर आई कंक्लूड कि ये जो है सभी स्कूल्स में लागू होना चाहिए, यानी कि बी डी सी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको इस सेशन की ऑडियो और पीडीएफ एक्सप्लेनेशन जो है, ऑडियो एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ फाइल जो है टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक और ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।